ये किस्सा सन 2007 का है। साउथ अफ्रीका के बाद अब क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी का जिम्मा पहली बार वेस्टइंडीज के हाथ आया था। वही वेस्टइंडीज की टीम जिसे 70 और 80 के दशक में हराना बेहद मुश्किल काम माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया से पहले वो वेस्टइंडीज की ही टीम थी जिसने वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना वर्चस्व कायम किया था। 1975 और 1979 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर कप जीतने की हैट्रिक लगाना चाहता था, लेकिन क्लाइव लॉयड की टीम के इस सपने को कपिल देव के जवानों ने पूरा नहीं होने दिया। 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्टइंडीज भारत से हार गया और इसके बाद ये टीम फिर कभी वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब 2007 में वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज पहुंचा तब टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाने लगी। इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के पास घर पर खेलने का एडवांटेज था। इसके अलावा एक चीज और थी जो वेस्टइंडीज के पक्ष में जा रही थी और वो था उनका फॉर्म। 2003 वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड से बाहर हो जाने के बाद टीम के कप्तान कार्ल हूपर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और फिर टीम की कप्तानी ब्रायन लारा को सौंप दी गई। इसके बाद लारा की कप्तानी में टीम ने लगातार 2 बार क्रिकेट के मिनी वर्ल्ड कप कहे जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाया। टीम 2004 में चैंपियन बनी और 2006 में रनर अप रही। इसके अलावा 2006 में ही वेस्टइंडीज ने भारत जैसी मजबूत टीम को 4-1 से वनडे सीरीज में हराया था। इन सभी चीजों के चलते टीम के कप्तान ब्रायन लारा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 2 बड़ी अनाउंसमेंट की। पहली अनाउंसमेंट थी उनके रिटायरमेंट को लेकर। लारा ने 2007 के वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी टीम इस वर्ल्ड कप में कम से कम सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचेगी। लेकिन अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे लारा का कप जीतने का सपना अधूरा ही रह गया और उनकी टीम सुपर 8 के आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन लारा इकलौते ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिन्हें इस वर्ल्ड कप से निराश होकर लौटना पड़ा था। लारा की तरह कुछ भारतीय खिलाड़ी भी थे जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था। ये खिलाड़ी भी कप जीतकर वर्ल्ड कप से शान से विदा होना चाहते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारत के साथ जो हुआ उसे भारतीय क्रिकेट फैंस और उस टीम के खिलाड़ी कभी नहीं भूल पाएंगे। ग्रेग चैपल के कोच बनने के बाद भारतीय टीम को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन टीम वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर संतुलित हो चुकी थी। भारतीय टीम को कप जीतने का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारत को एक ऐसा झटका लगा जिससे टीम उभर नहीं पाई और दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीम टूर्नामेंट के पहले स्टेज में ही हार कर बाहर हो गई। 2007 के वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। माना जा रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। पहले 25 ओवर में ही टीम के 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। भारत के लिए अच्छी बात सिर्फ ये थी कि गांगुली अब भी क्रीज पर जमे हुए थे। फिर गांगुली और युवराज ने एक पार्टनरशिप बनाई, लेकिन पार्टनरशिप बनाने के फेर में रन रेट लुढ़क गया और फिर जब तेजी से रन बटोरने की बात आई तब पहले 47 के स्कोर पर युवराज और 66 के स्कोर पर गांगुली पवेलियन लौट गए। भारत 3 गेंद पहले ही 191 के स्कोर पर ऑल आउट हो गया। अब मैच जीतने का सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों के कंधों पर था। टारगेट छोटा होने के बावजूद किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत के हाथ से ये मैच निकल जाएगा। शुरुआत में बांग्लादेश के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए। फिर 5वें ओवर में जहीर खान ने ओपनर शहरयार नफीस को चलता किया। ऐसा लगा कि अब भारत इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, लेकिन बांग्लादेश का पहला विकेट गिरने के बाद ही भारत की परेशानी बढ़ना शुरू हुई। उस दिन शहरयार नफीस के साथ एक 17 साल का अनजान सा लड़का बांग्लादेश की पारी की शुरुआत करने आया था और वही लड़का उस दिन भारत की हार का मुख्य वजह बना। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तमीम इकबाल था। वही तमीम इकबाल जो आज के समय में बांग्लादेश टीम की सबसे बड़ी पहचान है। नफीस के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश पर दबाव बनाने लगे। 7वें ओवर में एक बार फिर जहीर खान बॉलिंग करने आए। जहीर ने एक बाउंसर फेंका। गेंद तमीम इकबाल के गर्दन पर लगकर स्लिप में खड़े सहवाग के हाथों में चली गई। भारतीय टीम जश्न मनाने लगी, लेकिन मैदान पर खड़े अंपायर स्टीव डेविस ने गर्दन हिलाकर तमीम इकबाल को नॉट आउट करार दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था उसी समय तमीम इकबाल अपनी गर्दन पकड़े बैठे थे। कुछ समय बाद तमीम बैटिंग के लिए खड़े हुए। तमीम ने जहीर के तीखे बाउंसर का जवाब तुरंत अगली 2 गेंदों पर 2 झन्नाटेदार चौके लगा कर दिया। पहला चौका पॉइंट पर मारा और दूसरा आगे बढ़कर सीधे जहीर के सिर के ऊपर से दे मारा। तमीम के ये दोनों ही शॉट बेहतरीन थे। लोगों ने सोचा कभी कभी नए खिलाड़ी भी इस तरह के शॉट खेल जाते हैं, लेकिन उस दिन तमीम आगे भी इसी तरह भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करते रहे। 11वें ओवर में तमीम ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काल माने जाने वाले जहीर की गेंद पर वो कर दिया जो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज जहीर की गेंद पर करने से डरते थे। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर
तमीम जहीर की 136 से ऊपर की रफ्तार वाली गेंद पर आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का दे मारा। ये छक्का भारत को आज भी उतना ही चुभता है जितना पाकिस्तान की टीम को 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन द्वारा शोएब अख्तर को मारा गया छक्का परेशान करता है। 14वें ओवर में मुनाफ पटेल ने तमीम नाम के इस तूफान को रोक दिया। तमीम 53 गेंदों पर 51 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने लो स्कोरिंग मैच में अपनी इस धमाकेदार पारी के जरिए बांग्लादेश के लिए चीजें बिल्कुल आसान कर दी थी। बांग्लादेश ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया था। इस पारी के कई साल बाद भी तमीम जहीर के ओवर में लगाए उस छक्के को अपना बेस्ट 6 बताते हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश ने 4 बार भारत को हराया है, जिसमें से 3 बार तमीम की बदौलत ही बांग्लादेश ने मैच पर अपनी पकड़ बनाई। तमीम बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 4788 रन, वनडे में 6666 और T20 में 1701 रन है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।